Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians। आज हम लोग एनसीईआरटी से वेव ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक अपना आता है वेव फ्रंट, जिसकी डेफिनेशन है कि भाई एक ऐसा लोकस बनाया जाए पॉइंट्स का जो सेम फेज ऑफ ऑसिलेशंस में हो। सेम फेज का मतलब क्या है कि भाई अगर क्रेस्ट क्रेस्ट है तो उनको मिला लो, क्रेस्ट क्रेस्ट को मिला। आप ट्रफ ट्रफ भी मिला सकते हैं, वो बीच में कोई पॉइंट ले सकते हैं, उनको मिला सकते हैं। फिर इनसे एक सरफेस जनरेट किया जाए। ठीक है ना, ये जो है, ये जो रेड शेडेड मैंने बना दी, एक सरफेस बन गई। इस सरफेस को वेव फ्रंट कहते हैं। सेम फेज में होने चाहिए, है ना। तो उसी तरह ये सरफेस नीचे भी उतर सकती है इस पॉइंट पर, और उसी तरह आगे भी बढ़ सकती है इस पॉइंट पर। तो सरफेस के हर एक पॉइंट को सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन में होना चाहिए। अब इन्होंने पॉइंट को एक और नाम दे दिया, वेवलेट। वेवलेट का क्या मतलब है? वेवलेट केवल पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस है। तो ये खुद अपने आप में एक कोई भी पॉइंट ले लीजिए इस वेव फ्रंट में, वो पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस होगा। उस पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस को आप वेवलेट बोल सकते हैं। वापस आ गए वेव फ्रंट में। वेव फ्रंट हम लोग ने क्या बोला? एक सरफेस है। तो जब सरफेस है तो कैसा हो सकता है? प्लेन सरफेस हो सकता है, सिलिंड्रिकल सरफेस हो सकता है। अब हम लोग आ गए टाइप ऑफ वेव फ्रंट्स में। तो तीन तरह के वेव फ्रंट आ गए हमारे सामने: स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट। स्फेरिकल बनता है वेव फ्रंट तब जब हमारा सोर्स ऑफ लाइट पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हो। अब ये देखिए स्फीयर, ये जो सर्कल टाइप के दिख रहे हैं ये असली में ऐसे बड़ा स्फीयर, फिर उसके अंदर छोटा स्फीयर, उसके अंदर और छोटा स्फीयर, वो चीज बनी हुई है। यहाँ पे आपका सोर्स ऑफ लाइट कहाँ है? यहाँ पे सेंटर ऑफ ऑल द कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स में। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक इज माय फेवरेट वर्ड। ओके, अच्छा, तो अब ये जो पॉइंट सोर्स है वो क्या करेगा? सब डायरेक्शंस में अपनी लाइट रे निकालेगा, जैसे सन करता है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब करता है। जो लाइट रेज होंगी वो वेव में चलेंगी, है ना। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये असली में ऊपर नीचे है, वेव में चल रही। और हम लोगों ने क्या किया? क्रेस्ट 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 को जोड़ दिया तो एक वेव फ्रंट बन गया। ट्रफ ट्रफ को जोड़ दिया तो एक नया वेव फ्रंट बन गया। तो यही वेव फ्रंट है। जैसे ये पॉइंट है तो आप ये मान लीजिए कि हमने क्रेस्ट 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 सबको जोड़ दिया। वही जो मैंने बताया था ना कि ऐसे ऐसे एक वेव है, फिर ऐसे ऐसे एक और वेव है, तो सबके क्रेस्ट को उठा के जोड़ दो तो एक सरफेस बन जाएगी। ये सरफेस ही तो वेव फ्रंट होगा। तब उसी तरह आ गए हम लोग किसमें? सिलिंड्रिकल में। सिलिंड्रिकल का बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि भाई ट्यूबलाइट ले लीजिए। ये ट्यूबलाइट है ना। इससे लाइट निकलेगी तो ये एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। तो ऐसे 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 सारी डायरेक्शन में लाइट निकलेगी, ऐसे 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 सारी डायरेक्शन में लाइट निकलेगी, हर पॉइंट से सारी डायरेक्शन में लाइट निकलेगी। तो वेव फ्रंट कैसा बन जाएगा? ऐसा सिलिंड्रिकल टाइप का बन जाएगा। तो उस चीज को भी हम लोग यहाँ पे अपने डायग्राम में बना लेते हैं। ये रहा, है ना। तो एक बार और देख लो कि ये जो रेड कलर का सोर्स ऑफ लाइट है यही ट्यूबलाइट है ना। अब इससे किसी भी डायरेक्शन में आप जाइए एक पॉइंट से, तो सर्कल में सारे पॉइंट्स सेम डिस्टेंस पे होंगे। फिर अगले पॉइंट पे जाइए तो ये भी एक सर्कल बनाए, अगले पॉइंट पे जाइए ये भी एक सर्कल बनाए, सारे सर्कल मिलकर एक सिलेंडर बना देंगे। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि ऑल द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सोर्स लाई ऑन अ सिलेंडर। तो ये ऐसा बना हुआ है।
अब आ गए प्लेन वेव फ्रंट में। यहां पे क्या हो रहा है, जो एक्चुअल लाइट सोर्स है या तो वो बहुत दूर होगा, जैसे कि भाई सन बहुत दूर है, इसीलिए बोला जाता है कि सन की लाइट रे जो है वो पैरेलल आ रही है। तो एक लाइट रे ये आ रही है, दूसरी लाइट रे ये आ रही, तीसरी पैरेलल में आ रही है। अब उन पे हम लोगों ने वेव फ्रंट बना लिया। एक ही एक्सप्लेनेशन है। कुछ बुक्स में ये लिखा रहता है कि नहीं, जो ये सिलिंड्रिकल वेवलेंथ है या स्फेरिकल वेवलेंथ है, इसका एक छोटा सा पार्ट ले लो, है ना, इस वेव फ्रंट का या इस वेव फ्रंट का, तो वो कैसा होगा, एक प्लेन सरफेस जैसा दिखाई देगा, तो उसको बना लिया। एक और तरीका है समझने का कि जो क्रिकेट मैच में फ्लड लाइट होती है, तो फ्लड लाइट कैसी होती है, ऐसे एक ही रेक्टेंगल में, आजकल तो वो रेक्टेंगल को भी ऐसा मतलब कर्व कर देते हैं, लेकिन मान लो कि बिल्कुल प्लेन रेक्टेंगल है, वैसे भी है कई सारे स्टेडियम में, उसमें बहुत सारे न्यूमरस सोर्सेज ऑफ लाइट लगा देते हैं। तो वो एक तरीके से एक रेक्टेंगुलर सोर्स ऑफ लाइट है, प्लेन सोर्स ऑफ लाइट है। तो प्लेन सोर्स ऑफ लाइट क्या करेगा, प्लेन वेव फ्रंट बनाएगा। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट क्या बनाएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा। लाइन सोर्स ऑफ लाइट क्या बनाएगा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनाएगा। तो ये फंडा है, ठीक है। तो ये प्लेन वेव फ्रंट बनाने के दो तरीके हैं, बहुत दूर हो सोर्स ऑफ लाइट या फिर फ्लड लाइट उसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है। अब आते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल पे। सब कुछ लिख लें पहले। Every particle of the medium situated on the wavefront acts as a new wave source from which fresh waves originate। मतलब कि ये जो वेव फ्रंट ये था, ब्लैक वाला जो है वो प्राइमरी वेव फ्रंट है, ठीक है, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। वो शेप ऑफ द लाइट सोर्स पे डिपेंड करता है ना। तो प्राइमरी वेव फ्रंट तो ये था। अब उस प्राइमरी वेव फ्रंट में क्या है, हर एक पार्टिकल जो है वो एक नए वेव सोर्स की तरह काम करता है, नए लाइट सोर्स की तरह काम करता है। अब उस पार्टिकल से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती हैं, ये है ना। ये जो वेवलेट्स हैं, इनका अगर एनवलप बनाया जाए तो वो एक नए वेव फ्रंट का निर्माण करते हैं। इनका एनवलप बना लिया गया, डॉटेड बना रहा हूं मैं जानबूझ के। ये जो डॉटेड है ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। प्लेन वाले में थोड़ा और सुंदर बन जाएगा। ये भाई लाइट सोर्स की तरह काम कर रहा है ना, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम कर रहा है। तो बस मतलब आप चाहें तो इसको पूरा ऐसे गोल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इनको जोड़ दिया आपस में, एक एनवलप बन गया। ये एनवलप क्या बन गया, सेकेंडरी वेव फ्रंट। यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, यही हाइजेंस प्रिंसिपल है। मतलब एक प्राइमरी वेव फ्रंट है, वो सेकेंडरी वेव फ्रंट बना रहा है, फिर ये प्राइमरी वेव फ्रंट, उसके बाद एक और सेकेंडरी वेव फ्रंट बन जाएगा। यानी कि हर एक पॉइंट जो है वो लाइट सोर्स की तरह या वेव सोर्स की तरह काम कर रहा है। यही हाइजेंस प्रिंसिपल है। एक्शन ऑफ प्लेन वेव यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल को हम लोगों ने कैसे यूज किया ये बाद में देखेंगे, पहले डायग्राम को समझ लेते हैं। एक प्लेन मिरर ले लिया, उसका नाम दे दिया SS डैश, और प्लेन मिरर का भी वो पार्ट है, उसका पोर्शन है, सेक्शन ऑफ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब उसके बाद दो लाइट रे आई। दो लाइट रे क्यों चूज की, ताकि हम उनके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वेव फ्रंट हम दिखा सके। दोनों लाइट रे आपस में पैरेलल है, यानी कि जो वेव फ्रंट है वो प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। ये है प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। पैरेलल इसलिए क्योंकि बहुत दूर से आ रही हैं, शायद सन से होकर आ रही हैं, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में ये वेव फ्रंट बना। इस केस में आप ए बी उसका नाम दे दिया आपने। दोनों लाइट रेज जो है वो वैक्यूम में चल रही है या एयर में चल रही है, इसलिए v वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। t वो टाइम है जब
एज बी जो है यहां A1 तक पहुंच जाएगी, ठीक है। और अब हाइजन प्रिंसिपल ये कहता है ईच पॉइंट ऑन वेवफ्रंट AB एक्ट्स एज अ न्यू सोर्स ऑफ लाइट। तो इसका मतलब ए जो है वो खुद एक नए सोर्स ऑफ लाइट की वजह से होगा। अब ये नया वेव फ्रंट बना रहा है, वेवलेट बना रहा है, तो इसका जो इस सोर्स की वजह से ये ऐसा वेव फ्रंट देने लगा, पॉइंट सोर्स की तरह काम कर रहा है, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट लेने लगे। कहने का मतलब ये है कि हाइजन प्रिंसिपल ये इंश्योर करता है कि जितने टाइम में कोई फोटोन बी से लेके A1 पहुंचा है, उतने ही टाइम में कोई और फोटोन ए से लेके B1 में पहुंचा होगा, है ना। ये टाइम सेम हो जाता है और स्पीड ऑफ लाइट भी सेम है, टाइम भी सेम है, स्पीड ऑफ लाइट भी सेम है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, AB डैश AB1 बोल लो और BA1 आपस में बराबर है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट सेम है और टाइम भी सेम है। स्पीड ऑफ लाइट को यहां पे हम लोग ने v लिखा है, चलो v लिख लें, VT। CT भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही एक्सपेरिमेंट वाटर में किया जाता, वाटर के अंदर हम रिफ्लेक्शन देते रहे होते तो फिर C नहीं लिख सकते, इसलिए V लिखना ज्यादा सेफ है, ज्यादा जनरलाइज्ड होगा। क्योंकि V भी सेम है और टाइम भी सेम है, इसलिए हम क्लेम कर सकते हैं कि AB1 और BA1 आपस में इक्वल होंगे। अब हम लोग एंगल्स को समझ लेते हैं। यहां पे ये तो पता ही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस I होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो R होता है। वैसे तो यार हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जानते हैं I इज इक्वल टू R हमें लाना है, लेकिन अलग अलग मैं मान के चल रहा हूं। अब देखिए, एक तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये 90 डिग्री घूम के यहां आ गया, मतलब जैसे ये है, ये 90 डिग्री घूम के यहां आ गया है, तो नॉर्मल 90 डिग्री घूम के 0 हो जाए। आप ऐसे समझिए, ये ऐसे है और ये यहां गया, तो ये भी एंगल आई होगा। एक तरीका ये है समझने का, लेकिन ये कुछ लोगों को नहीं हजम होता है, तो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं। दूसरा तरीका ये है, देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये आई है, तो ये जो छोटा सा एंगल है ये 90 माइनस आई हो जाएगा, और ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो 90 माइनस 90 माइनस आई, ये है 90 माइनस, तो 90 माइनस 90 माइनस आई जब कर लोगे तो ये केवल आई बन जाएगा, इसलिए भी आप ये आई मार्क कर सकते हैं। जिस तरह से ये आई है और ये आई बन गया, उसी तरह ये आर है और ये एंगल अपना आर बन जाता है, ठीक है। क्योंकि यार वेव फ्रंट जो है वो भी 90 डिग्री पे है ना, तो इसलिए ये आर और ये आर भी आपस में बराबर हो जाते हैं। मतलब आप यहाँ पे एक नॉर्मल एक और नॉर्मल करके कर सकते हैं। प्रूफ है, इसलिए काफी चीजें तो भाई याद करने पे भी चलेंगी। अब हम लोग अलग अलग ट्राइंगल में साइन आई और साइन आर निकालेंगे, फिर इस कंडीशन को यूज करके I इज इक्वल टू आर को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो ए बी ए डैश यानी ए बी A1 वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में हम आई देख रहे हैं, तो आई क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, BA1 डिवाइडेड बाई AA1। उसी तरह AB डैश AB डैश A में, मैंने डैश लिख दिया यहाँ पे, इधर 1 लिख लीजिए क्योंकि हम लोग 1 लिख रहे हैं ना। AB1A में, यानी कि इस ट्राइंगल में हम लोग क्या कर रहे हैं, R देख रहे हैं, और साइन R देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, AB1 डिवाइडेड बाई AA1। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन I अपॉन साइन R
इज इक्वल टू बी ए वन डिवाइडेड बाई ए वन, ए बी वन डिवाइडेड बाई ए वन। तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कट जाएंगे, है ना, ये उलट पलट के जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, बी ए वन और ए बी वन। तो यार बी ए वन भी वी टी है, ए बी वन भी वी टी है। तो हम लोग क्या कहां तक पहुंच रहे हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू वी टी डिवाइडेड बाई वी टी, यानी कि ये वन हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। इससे हम क्या क्लेम कर सकते हैं कि साइन आई और साइन आर आपस में बराबर हैं। इसके हम क्या क्लेम कर सकते हैं कि आई और आर ही बराबर होंगे। तो क्योंकि पूरा डायग्राम सेम प्लेन में बनाया गया है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इस तरह से हम लोगों ने रिफ्लेक्शन का पहला लॉ भी प्रूव कर लिया, ये रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ है। तो इस तरह से रिफ्लेक्शन को हम लोगों ने हाइजेंस प्रिंसिपल के हिसाब से अच्छे से समझ लिया। एक्शन ऑफ प्लेन वेव्स यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। तो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, किसका क्या मीनिंग है। SS1 एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ऊपर रेयरर मीडियम है जैसे एयर, नीचे डेंसर मीडियम है जैसे ग्लास या फिर वाटर, और हम लोगों ने 3 पैरेलल इंसिडेंट लाइट रेज लाइन, उसके बाद उनका रिफ्रैक्शन हो गया, वो थोड़ा सा बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल हुई और आगे बढ़ गए। हम लोगों ने पहले से ही रेयरर से डेंसर के हिसाब से डायग्राम अपना सही बनाया है, ऐसा आपको एग्जाम में भी करना चाहिए। आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, म्यू वन म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू वो वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो इस मीडियम का इस मीडियम के रेस्पेक्ट में होगा। WRT का मतलब है विद रेस्पेक्ट टू। उसी तरह ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, AEB और DGC, इस तरह से यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। टाइम t वो है जहां पर जितनी देर में ये पॉइंट यहां से लेके, मतलब पहले इस मीडियम में चलकर और फिर इस मीडियम में चलकर यहां पहुंच जाए। तो इस तरह से सारे जो भी टर्म्स यहाँ पे यूज होने वाले हैं वो मैंने लिस्ट डाउन कर दिए हैं। आपको भी बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखना चाहिए। अब हाइजेन प्रिंसिपल कहता है कि पूरे वेव फ्रंट में हर एक पॉइंट जो है वो खुद वेवलेट का एक सोर्स है। तो अब यहाँ से ये निकल कर आएगा अगर लाइट, तो यहाँ तक पहुंचेगा, उतने ही टाइम पे लाइट यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचेगा, उतने ही टाइम पे लाइट यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचेगा, है ना। तो एक तरीके से ये ऐसे बेंड करके पाथ इसने तय किया। इस पाथ में अलग वेलोसिटी है v1, इस पाथ में अलग वेलोसिटी है v2। तो हम लोग टाइम टेकन जो होगा, जो E से लेके G तक पहुंचने में लगेगा, उसे हम लोग EF डिवाइडेड बाई v1 लिख दें और FG डिवाइडेड बाई v2 लिख लें। जैसे हम लोगों ने देखा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो यहां तो बन ही रहा है, लेकिन एक एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां भी बन जाएगा। कैसे, ये आई था, ये 90 माइनस आई था, ये 90 माइनस आई है तो ये वापस आई आ जाएगा। ये आर है, ये 90 माइनस आर है, ये 90 माइनस आर है तो ये वापस आर आ जाएगा। ये चीज हम लोग कर चुके हैं जब रिफ्लेक्शन वाला कर रहे थे। तो अब इस ट्राइंगल में देखते हैं, इस ट्राइंगल में हम इसी पाथ में इंटरेस्टेड है। मैंने तीनों पाथ लिखे हैं, टाइम t इधर भी वही होगा, इधर भी वही होगा, इधर भी वही होगा, लेकिन हम E से लेके G वाले में इंटरेस्टेड है, तो सारी कैलकुलेशन उसके हिसाब से ही करेंगे। तो साथ में कुछ बातें और चल रही हैं कि साइन I क्या होगा और साइन R क्या होगा। चलो भाई, साइन I क्या होगा, EF डिवाइडेड बाई AF, है ना। I के सामने परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, EF डिवाइडेड बाई AF। उसी तरह साइन R देख लें, क्या हो जाएगा, FG डिवाइडेड बाई FC।
साइन आर है एफ जी डिवाइडेड बाई एफ सी। अब यहां पे हमें क्या फायदा हुआ, ई एफ को हम लिख सकते हैं ए एफ साइन आई, ये V1 हो गया, और एफ जी को क्या लिख सकते हैं, एफ सी साइन आर, डिवाइडेड बाई V2। अब देखिए एफ सी क्या होता है, ए सी माइनस ए एफ, यानी कि ए सी में से ए एफ हट जाए तो एफ सी बचेगा, तो इस एफ सी की जगह ये रख देंगे हम लोग। ठीक है, थोड़ी सी जगह खाली करें। अब एफ सी इज इक्वल टू ए सी माइनस ए एफ रखा, इतना ही काम हुआ। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो ए एफ वाला टर्म है वो साथ में कर ले, ए एफ साइन आई बाय V1, फिर इधर क्या है माइनस साइन आई साइन आर बाय V2, और क्या है, और क्या यहां पे आ रहा है ए सी साइन आर डिवाइडेड बाई V2। ठीक है, अब फिर से जगह खाली करें, लास्ट में ये जो टर्म है इसे मैं दोबारा लिखूंगा। अब देखिए पॉइंट F पे बीच वाली लाइट रे आ रही है ना। अब ये बीच वाली लाइट रे कहीं भी हो सकती है, ये यहां भी हो सकती है, ये यहां भी हो सकती है, तो F की पोजीशन पे हमारे टाइम को डिपेंड नहीं करना चाहिए। यही तो हाइजेंस प्रिंसिपल कहता है कि भाई ये यात्रा भी उतनी देर में होगी, ये यात्रा भी उतनी देर में होगी, ये यात्रा भी उतनी देर में होगी। तो AF पे ये टाइम डिपेंड नहीं करना चाहिए। नहीं डिपेंड करेगा तो भाई AF का जो भी कोफिशिएंट है वो 0 हो जाएगा। ये कैची स्टेटमेंट है यहाँ पे। ये मतलब कोई बच्चा अपने आप ये चीज नहीं सोच सकता, ये साइंटिस्ट ही सोच सकते हैं। इसीलिए इस प्रूफ में यही क्रूशियल स्टेप है। साइन आर ये आ गया भाई। अब साइन आई अपॉन साइन आर पहुंच रहे हैं हम लोग बिल्कुल अपने स्नेल्स लॉ पर, है ना। यही तो करना हम लोग को, साइन आई अपॉन साइन आर को प्रूव करना है क्या, म्यू के बराबर, है ना। तो अब देखिए ये भी एक बढ़िया फॉर्मूला हो गया कि साइन आई और साइन आर V1 अपॉन V2 के बराबर। ये कितनी अच्छी चीज हो गई नहीं। अब V1 को हम लोग लिख सकते हैं C डिवाइडेड बाई म्यू1, है कि नहीं। अगर आपको ये नहीं आता है तो हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए म्यू1 किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। होपफुली ये कट नहीं रहा है, और ठीक है थोड़ा सा कट रहा है, दिख जाएगा तब भी, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन फलाना मीडियम, है ना। तो हम लोग क्या सीखे थे, C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम C होता है, और फलाना मीडियम V1 होता है। तो V1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, C बाई म्यू1। तो इसलिए V1 से ये लिखने में कोई बुराई नहीं है। फिर डिवाइडेड बाई C बाई म्यू2 हो जाएगा। अब उलट पलट कर लेंगे यहाँ पे, तो C कट जाएगा। ठीक है, अब यहां से यार यही लिख लेते हैं। यहां से आप लिख सकते हो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1, और इसको फिर से एक नया नाम दे दिया जाए म्यू, जहां पे म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द
रेयरर मीडियम, और बस यही हमारे स्नेल्स लॉ का प्रूफ है, रिफ्रैक्शन का जो लॉ है उसका प्रूफ है। एक और बात हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ऑल आर इन द सेम प्लेन। इस तरह से हम लोग जो दूसरा वाला लॉ है रिफ्रैक्शन का वो भी सम्मिलित कर ले रहे हैं। इसे आप कह सकते हो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब अगर लाइट की दोनों मीडियम में अलग अलग वेवलेंथ है और अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं, तो अगर किसी केस में BC जो है वो λ1 के बराबर हो जाए, या λ1 का मतलब क्या है, एक वेवलेंथ है, तो एक वेवलेंथ ऐसी हो सकती है कि ये पूरा ऐसे होके ऐसे आ जाए, या ऐसे 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 होकर इंटीजर नंबर ऑफ टाइम्स में आ जाए। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं BC इज इक्वल टू आइदर λ1 या BC इज इक्वल टू n λ1, जहां n इंटीजर है। ठीक है, तो बुक्स में ज्यादातर इसी तरीके से दिया रहता है। उसी तरह AD भी फिर हो जाएगा λ2 के बराबर, या फिर ये n λ1 होगा तो ये n λ2 हो जाएगा। अब हम लोग दोनों का रेशियो ले ले, BC बाई AD जो है वो λ1 डिवाइडेड बाई λ2 के बराबर है। फिर उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, फोन आ गया। अब BC भी तो क्या है, एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस किस वेलोसिटी पे कवर अप की गई है, v1 वेलोसिटी से, है ना। और अब हम यहाँ पर वो लगा देते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल, सेम टाइम लगा होगा, है ना। v1 इंटू टी BC के बराबर हो जाएगा, और v2 इंटू टी AD के बराबर हो जाएगा। दोनों में टाइम बराबर लगेगा, तो एक बहुत बढ़िया रिलेशनशिप आ गया कि यार जो वेलोसिटीज का रेशियो है वही λ1 और λ2 का रेशियो है। अच्छे से लिख देते हैं इसे, मतलब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ये सब रिलेशनशिप डायरेक्टली काम आएंगे। 1 मार्क के जो न्यूमेरिकल होंगे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत काम आता है। ठीक है, कई बार आपसे बोला जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स इज ट्रू, तो 4 तरह के रिलेशनशिप लिखे होंगे, मैच द फॉलोइंग भी कर सकते हैं। कुछ भी तरह का सवाल आपको आगे भविष्य में मिल सकता है। 10th क्लास में हम लोग ने पढ़ा था V इज इक्वल टू एफ लेमडा। उन दिनों हम लोग फ्रीक्वेंसी को F से डिनोट कर देते हैं। अब हम लोग बड़े हो गए तो F की जगह न्यू लिखते हैं। तो बस V1 की जगह मान लीजिए कि अलग अलग ही हम लोग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी मान रहे हैं, तो न्यू1 λ1, V1 की जगह ये फॉर्मूला लगा दिया, V2 की जगह न्यू2 λ2 λ1 डिवाइडेड बाई λ2। यहां से ये रिलेशनशिप मस्त आ गया कि न्यू1 डिवाइडेड बाई न्यू2 1 के बराबर है, यानी कि न्यू1 इज इक्वल टू न्यू2 आ गया। हमने यानी यहां पे प्रूव कर दिया कि सेम फ्रीक्वेंसी होती है भाई। क्या है? सेम फ्रीक्वेंसी इन बोथ द मीडियम। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए, ये भी बढ़िया चीज है। तो जो रिजल्ट हम लोग ने निकाले उनको मैंने थोड़ा स्टेटमेंट में लिख दिया कि अगर मीडियम चेंज होता है, रिफ्रैक्शन होता है, तो फ्रीक्वेंसी हमारी वही रहती, वो अनचेंज रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी है। तो सोर्स हमारा सन है या कोई बल्ब है, वो जैसी फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है वही फ्रीक्वेंसी अनंत दूरी तक मेंटेन रहेगी, चाहे बीच में कोई भी अड़चने आए, चाहे कैसा भी अलग अलग तरह का मीडियम आए, द फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट फॉर माइल्स एंड माइल्स। अब वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ये कहां से आया भाई? λ1 बाई λ2 v1 बाई v2 के बराबर है। लेमडा जो है वो v बाई फ्रीक्वेंसी के बराबर है ना। वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ लेमडा, ये हम लोग ने पढ़ा था। तो उसी चीज को इस तरह एडजस्ट करके लिख दिया। ये भी हम लोग ने थोड़ी देर पहले डिराइव किया था कि वेलोसिटी c बाई म्यू के बराबर है, जहां c स्पीड ऑफ लाइट है। तो इसको इसमें रख दो, तो c बाई म्यू
बाई न्यू, यानी कि C इज इक्वल टू म्यू, मतलब न्यू, है ना। तो इस तरह से हम लोग एक और रिजल्ट यहां पे लिख सकते हैं कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/μ। देखिए यहाँ पे C बाई म्यू को अलग कांस्टेंट ले लिया, ये भी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती तो वो भी कांस्टेंट है। लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/μ या लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, ये भी बात हम लोग बोल सकते हैं। तो प्रोपोर्शनैलिटी के ये दो रिजल्ट्स आ गए। After all this hard work, we have realized that this is not refraction but reflection. So please note that this was reflection of plane wave using Huygens principle. अब इसके बाद हम लोग refraction पे आएंगे। Colors affecting light. When there is a relative motion between source of light and observer, यानी कि भाई अगर आप खड़े हैं अर्थ पे और कोई स्टार है वो चल रहा है तो आपको ये चलते हुए दिखेगा। ऐसा हो सकता है कि स्टार चल रहा है और आप भी किसी स्पेसशिप में चल रहे हैं, ऐसे तो अर्थ भी चल रही है, अर्थ भी अपने आप में एक स्पेसशिप ही है, लेकिन हम यहाँ पर इस चीज में इंटरेस्टेड है कि रिलेटिव मोशन होना चाहिए। इसको खड़े खड़े भी ये चलता हुआ दिख रहा है, इसको चलते हुए भी ये चलता हुआ दिख रहा है, दोनों ही सिचुएशन में हम कहेंगे कि ये रिलेटिव मोशन हो रहा है। और जब भी रिलेटिव मोशन होगा लाइट में तो डॉपलर इफेक्ट आएगा। हम लोगों ने 11th में देखा था कि जब रिलेटिव मोशन होता था साउंड में तो भी डॉपलर इफेक्ट आता था। अब इसको सिंपली आप इस बात से समझिए, जैसे कोई कार अगर आपके पास आ रही है, ठीक है, तो आते समय क्या होता है कि उसकी आवाज आपको पतली सुनाई देती है, श्रिल सुनाई देती है। आप खड़े हैं रोड पे, ये आते समय काफी पतली आवाज आएगी और जब आपको पार कर जाएगी तो काफी गहरी आवाज आएगी, भारी आवाज आएगी, आपको चेंज समझ में आएगा। हियर देयर विल बी श्रिल वॉइस, हियर देयर विल बी ग्रेव वॉइस, here there will be low frequency and here there will be गलत बोल दिया, here there will be high frequency and when it will pass you you will hear a lower frequency। कैसे? इस तरह। समझ आ गया होगा आपको। ओके, तो अब वो तो मैंने आवाज के हिसाब से बताया, साउंड के हिसाब से बताया, सेम चीज लाइट के हिसाब से होगी। लाइट में क्या होगा कि भाई अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी, है ना। अगर फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी, तो इस चीज को बोला जाता है रेड शिफ्ट। ठीक है, हायर वेवलेंथ मतलब यार रेड की हाईएस्ट वेवलेंथ होती है, तो इसको क्या बोलेंगे? रेड शिफ्ट। और डिक्रीज इन वेवलेंथ तो ये क्या वायलेट इंडिगो ब्लू की तरफ होगी, तो इसको क्या बोलते हैं? ब्लू शिफ्ट। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट, तो आपको केवल इतना लिखना होगा, रेड शिफ्ट वो फिनोमिना है वेयर देयर इज इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट लिखना पड़ेगा, क्योंकि साउंड में रेड और ब्लू शिफ्ट नहीं होता। वहां कलर का क्या कहना, मतलब साउंड में कलर का क्या लेना देना। तो इंक्रीज इन वेवलेंथ ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट होता है रेड शिफ्ट। डिक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? ब्लू शिफ्ट। ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए। तो डिक्रीज इन वेवलेंथ, इंक्रीज इन वेवलेंथ, या फिर इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, दोनों ही बातों को हम लोग कह सकते हैं कि ये डॉपलर इफेक्ट है, और ये लाइट में भी ऑब्जर्व करता है, किया जा सकता है। अब मान लीजिए आपकी तरफ कोई सितारा आ रहा है, तो आप यहां पे हैं, तो आते समय ये है सितारा, ठीक है, आते समय क्या होगा, ये वाली
जो फ्रीक्वेंसी है इस पर एक्सपोज नहीं, और बना सकता हूं मैं ऐसे, और सर्कल्स बना सकता हूं, है ना। ये वो ऐसे होंगे कि ये सब पास 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 होंगे। तो आप किसको फील करेंगे, ये वाले एरिया को फील करेंगे। ये वाले एरिया में आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत हाई है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ फ्रीक्वेंसी कैसी है, बहुत कम है ना। हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी। तो जब तारा आपके इस साइड होगा, अप्रोच हो रहा होगा आपकी तरफ, तब तक आप हाई फ्रीक्वेंसी का सामना करेंगे लाइट का। हाई फ्रीक्वेंसी यानी लो वेवलेंथ, यानी कि डिक्रीज इन वेवलेंथ। तब ब्लू शिफ्ट का केस होगा और आपको तारा कैसा दिखाई देगा, ब्लूइश कलर का दिखाई देगा। ब्लू दिख सकता है, वायलेट दिख सकता है, इंडिगो दिख सकता है, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड। लेकिन जब आपके जस्ट ऊपर आ जाएगा वो, तब उस केस में वो व्हाइटिश हो जाएगा। और जब आपको पार कर जाएगा, तब यही सोर्स तो यही है, जो सितारा है वही सोर्स है, तो यही बॉल जो है इधर आ जाएगी। तब आप इस वाली फ्रीक्वेंसी को एक्सपोज्ड होंगे। तो ये क्या है, लोअर फ्रीक्वेंसी है। लोअर फ्रीक्वेंसी मतलब लार्जर वेवलेंथ। आप देख सकते हैं ना, वेवलेंथ बड़ी बड़ी है, तो लार्जर वेवलेंथ यानी कि रेड शिफ्ट। तो आता हुआ तारा आपको ब्लू दिखेगा, और दूर जाता हुआ तारा आपको रेड दिखेगा। ये जादू है, इसी को रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट बोला जाता है। बहुत इंटरव्यू वगैरह में भी ये सवाल पूछा जाता है। तो फ्रीक्वेंसी में जो भी चेंज आएगा उसको हम लोग फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी में रिपोर्ट करते हैं। यानी कि थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आया और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का रेशियो ले लिया हम लोगों ने, वो होता है -v रेडियल डिवाइडेड बाई c, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट। अब v रेडियल क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आप अर्थ पे खड़े हैं, ठीक है, अर्थ को मतलब फिलहाल हम लोग रुका हुआ मान लेते हैं, और एक जो स्टार है वो ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब आपको और इसे कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। अब इसके दो कंपोनेंट ले लिए गए, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन। तो हम लोग, ये वेलोसिटी v थी, जो भी स्टार था वो ऊपर जा रहा था अलग ही डायरेक्शन। तो हम लोग इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, और इसे हम लोग कह रहे हैं v रेडियल। तो वी आर इंटरेस्टेड इन दिस कंपोनेंट। ये है v रेडियल, कंपोनेंट ऑफ द सोर्स वेलोसिटी, सोर्स वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, बहुत ही आसान है आपके लिए, हर्ट्ज। और स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड, ये तो आप जानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। v रेडियल भी किस में मेजर किया जाता है, वो भी वेलोसिटी ही है, तो मीटर पर सेकंड। कभी भी कोई चीज़ लिखिए तो उसकी यूनिट लिखना अच्छा रहता है, किसी भी क्वांटिटी को यूनिट के साथ रिपोर्ट करना बहुत अच्छा होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं लाइट में हम लोग। तो देखिए, अगर मान लीजिए कई लाइट वेव्स हैं जिनका अपना अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब मैंने दो ही बनाई है, लेकिन कई सारी अगर है तो सबके डिस्प्लेसमेंट का सम जो होगा वो उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, हम लोग रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं, तो वो वेक्टर सम होगा। तो y1 y2 y3 करके, जैसे इसका डिस्प्लेसमेंट y1 है, इसका डिस्प्लेसमेंट y2 है। डिस्प्लेसमेंट कैसे देखा जाता है, ये है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे देखा जाता है, ये वाला जो, नहीं, क्रेस्ट की एक्स एक्सिस से जो हाइट होती है, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट y1 है, इसका डिस्प्लेसमेंट y2 है, केवल यही दोनों वेव है, तो y1 प्लस y2 हो जाएगा इनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये याद रखिएगा, आप वेक्टर एडिशन करेंगे यहाँ पे,
तो यही है अपना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इंटरफेरेंस समझते हैं यहाँ पर। देखिए होता यह है कि अगर दो आइडेंटिकल लाइट सोर्सेज हैं, अभी हम लोग यंग्स डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट भी पढ़ेंगे, वहां पे आपको समझ में आएगा कि आइडेंटिकल सोर्सेज क्या होते हैं। उनसे अगर लाइट वेव निकल रही है तो वो लाइट वेव जाकर इंटरफेरेंस करती है। इंटरफेरेंस करने की वजह से कोई डार्क फ्रिंज बन जाता है, कोई लाइट फ्रिंज बन जाता है, ब्राइट फ्रिंज बन जाता है या डार्क फ्रिंज बन जाता है। तो ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनता है? जहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी हो। मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होती है? जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। और मिनिमम कब बनती है? जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। ठीक है ना। अभी हम लोग पूरा इसका एक जाल टाइप का भी बनाएंगे जहां पे आपको दिखाई देगा कि कहाँ कहाँ किन किन पॉइंट्स पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, कहाँ कहाँ डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। पहले हम लोग डबल स्लिट पढ़ेंगे। थ्योरी के हिसाब से समझते हैं हम लोग इंटरफेरेंस को। अभी हम लोगों ने सीखा कि अगर y है तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 डॉट डॉट डॉट, ऐसा हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से कर सकते हैं। तो अभी शुरुआत के लिए हम मान लेते हैं कि दो वेव हैं, y1 ऐसा और y2 ऐसा। y1 y2 क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। a और b क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। फाई क्या है? फेज डिफरेंस है या फेज एंगल है बाय विच y2 इज अहेड ऑफ y1। अहेड कैसे समझा हम लोगों ने? क्योंकि प्लस फाई है, y2 के साथ प्लस लगा हुआ है, इसलिए y2 y1 से फाई एंगल से आगे चल रहा, फाई फेज एंगल से आगे चल रहा है। इस तरह इस प्रेजेंट कंडीशन को समझ लेते हैं। अब हम लोग ने सीखा था कि भाई एम्पलीट्यूड्स का जो रिजल्टेंट होगा वही रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होगा। तो अब y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, भाई दो ही वेव तो हैं, तो अब इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a है तो उसका नाम आप दे रख दो a साइन ओमेगा टी। और ये क्या है? a, ये a अलग है, ये a अलग है ना, ये कंफ्यूज नहीं होना हमें। प्लस b साइन ओमेगा टी प्लस 5। इस तरह से जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं दोनों ही वेव्स के, वो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से ऐड होने लगेंगे। वेक्टर डायग्राम में आ जाइए आप। इधर क्या हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि a और b का रिजल्टेंट a है। ये असली में पैरेललोग्राम लॉ भी पूरा फॉलो करेगा। ठीक है, फॉलो करेगा तो ये यहां तक जाएगा और ये है a। अब a कैसे आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, एंगल कितना है a और b के बीच में? 5। ठीक है, अंडर रूट भी लगाना पड़ेगा यहां पे। फिर टेन थीटा, थीटा कहां है? ये रहा थीटा, जो भाई रिजल्टेंट का एंगल है। टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? b साइन 5 डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस 5। ये दोनों ही फॉर्मूले हम लोगों ने तब पढ़े थे जब हम लोगों ने वेक्टर्स पढ़ा था, और वेक्टर a और b का रिजल्टेंट जब निकाल रहे थे तब ये फॉर्मूला था। और एंगल ऑफ द रिजल्टेंट विद वन ऑफ द वेक्टर ऐसा था। ठीक है, अब इसमें यहां पे मैंने a साइन ओमेगा टी लिख दिया था, प्लस थीटा लिखिए, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिस डायरेक्शन में a हो उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट हो। ऐसा तब हो सकता है जब फाई, जो ये वाला फाई एंगल जो है वो या तो 0 डिग्री हो
या 180 डिग्री हो, तब उस केस में हमारा आंसर जो है ए साइन ओमेगा टी टाइप में ही आ जाएगा। तो अभी फिलहाल जनरल इक्वेशन हमारी सुपरपोजिशन लगाने के बाद ये हो गई, दोनों वेव्स का जो सम है वो ये है, इंडिविजुअल वेव्स ये हैं, सम जो है वो वेक्टोरियल सम होगा, इसलिए वेक्टर सम होने के बाद ए का मैग्नीट्यूड ए और बी के मैग्नीट्यूड से ऐसे रिलेटेड है, थीटा, अरे ये भी फाइल लिख दिया क्या, थीटा ये वाला एंगल है, ठीक है। तो टेन थीटा कैसे निकाला जाएगा, इस फॉर्मूले से। तो ये जितनी भी बातें यहाँ पे लिखी हैं वो आपको याद होनी चाहिए, इनफैक्ट आपको ये भी याद होना चाहिए वेक्टर ए वहाँ कोने में चला गया था, देख लीजिए अच्छे से। एम्पलीट्यूड का जो वेक्टर वाला फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था उसी को मैंने लेफ्ट साइड में लिखा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, और हम लोग जानते हैं कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो जब यार ये बात किसी भी इंटेंसिटी के लिए ट्रू है, तो मैं मान लो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई मान लेता हूँ, और पहली वेव जिसका एम्पलीट्यूड ए है उसकी इंटेंसिटी I1, दूसरी वेव जिसका एम्पलीट्यूड B है उसका इंटेंसिटी I2, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B स्क्वायर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बड़ा A स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूँ, है ना। ये अगर ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। अब अगर हम लोग आना चाहते हैं इस पे, किस पे, हम ये भी लिख सकते हैं I1 अंडर रूट जो है वो, मतलब यहां से ये लिख सकते हैं, उसी तरह यहां से ये लिख सकते हैं I2। इतनी बातें इस वजह से ट्रू हो जा रही, ठीक है। अब जहां पे ए स्क्वायर है वहां पे आप क्या लिख सकते हो, आई लिख सकते हो। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, I1 I2 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई, ये लिख सकते हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार आपको काम आएगा, याद कर लीजिए। अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लेने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। जब इंटेंसिटी हम मैक्सिमम करना चाहते हैं तब cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यानी 1 होगी। cos फाई की 1 से ज्यादा वैल्यू हो नहीं सकती, किसी भी साइन कॉस फंक्शन जो होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। ये सब चीज हम लोग मैथमेटिक्स से जानते हैं। तो cos फाई इज इक्वल टू 1 हो गया। ये कब पॉसिबल है, जब फाई 0 हो जाए, या फाई 2 पाई हो जाए, या 4 पाई हो जाए। तो इसलिए हम जनरल टर्म में बोल देते हैं, जो हम लोगों ने मैथ्स में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा था कि फाई इज इक्वल टू 2n पाई वो कंडीशन है जब cos फाई 1 होगा। अब ये कौन सी स्थिति है, जब ऐसा बोल रहे हैं, मैक्सिमाइज कर रहे हैं इंटेंसिटी को, तो हम उसे बोल रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है कि इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हो। तो हम लोग इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा सही कर लें, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। इसको क्या लिख सकते हैं यार, अंडर रूट I1 का स्क्वायर अंडर रूट I2 का स्क्वायर, cos फाई तो 1 ले ही चुके हैं, 2 टाइम्स अंडर रूट I1 इंटू अंडर रूट I2, ठीक। अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। I इज इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। अब इसे आप बोल सकते हैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, अंडर रूट I1 की जगह हम लोग ने क्या रख दिया, a रख दिया, अंडर रूट I2 की जगह क्या रख दिया, b रख दिया, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में यहाँ जितनी बातें लिखी हैं ये सभी फॉर्मूले हैं जब कंडीशन है cos फाई इज इक्वल टू 1। अब देखिए पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डेल्टा x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फाई।
अब देखिए फाई आप 2n पाई निकाल चुके हैं, तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू 2n पाई। तो बढ़िया है, ये कट गया, तो डेल्टा x इज इक्वल टू क्या आ गया, n लेमडा। ये भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि पाथ डिफरेंस जो है वो n टाइम्स वेवलेंथ हो जाता है। मिनिमम वाला कर लेते हैं। मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा, cos पाई अपनी मिनिमम वैल्यू लेगा, कौन सी, -1। -1 के लिए क्या होना चाहिए, 2 पाई, 3 पाई, 5 पाई, डॉट 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 डॉट। अब 2n-1 पाई, ये सब यार मैथ से आता है। अगर आपको नहीं मालूम है, आप बायो वाले स्टूडेंट हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, याद कर लो भाई, उधर उधर n पाई होता है, यहाँ 2n-1 पाई होता है। अब देखो ना, n की वैल्यू 1 डालो तो 2 - 1 1 पाई, ये हो गया। n की वैल्यू 2 डालो, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, 3 पाई, 3 पाई ये हो गया। तो ये इतनी सारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक अकेला तरीका है, बस और कोई बात नहीं है, ठीक है ना, पाई ऐसा। अब अगर फाई जो है 2n-1 पाई के बराबर है, तो यहां रख दो, एक कट गया। अब ये 2 इसके साथ चला जाएगा तो 2/2, मतलब कर लो यार, चलो क्या कर देता हूं मैं, 2n-1 डिवाइड बाई 2 इंटू लेमडा, यही तो लिखा है ये। अब ये हो जाएगा n केवल, ये -1/2 लेमडा, ऐसा। तो बस डेल्टा x क्या हो जाएगा, n-1/2 इंटू लेमडा। ये कैसा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तब का पाथ डिफरेंस ऐसा दिखेगा। अब इस इक्वेशन में आ जाते हैं, -1 यहां रख चुके हैं, तो ये -1 यहां दे दो, ये आ गया माइनस, है कि नहीं। जो ये लिखा है cos फाई की वैल्यू -1 डालने के बाद ये बक्सा और ये एक ही चीज है। अब आप इसे भी लिख सकते हो √i1 - √i2 होल स्क्वायर। अब इसमें यार माइनस साइन लगाने में कोई भी बड़ा हो सकता है, √i1 भी बड़ा हो सकता है, √i2 भी। तो बहुत सारी बुक्स क्या करती हैं, डिफरेंस लगा देती हैं या मॉड लगा देती हैं, तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मैं माइनस ही लिखना पसंद करता हूं, ठीक है। अब यहां से क्या हम लोग कह सकते हैं, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √i1 क्या है, a - b का होल स्क्वायर। ये क्या था, I min पे आ गया। इसके पहले जो हम लोगों ने लिखा था वो I max था, इसको भी आप I min बोल सकते हैं। I min I max का रेशियो भी हम लोग निकाल सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का रेशियो। अब कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटीज कर लेते हैं मैक्सिमा और मिनिमा की। तो आई मैक्स ऐसा होता है, आई मिन ऐसा होता है, दोनों का रेशियो ले लीजिए, आई मैक्स डिवाइडेड बाई आई मिन इज इक्वल टू स्क्वायर भी हम लोग a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी होल स्क्वायर, खत्म बात। ये भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड है, लेकिन किसी किसी बुक में थोड़ा और खुराफात कर रहे हैं वो लोग। क्या कर रहे हैं, आई मैक्स डिवाइडेड बाई आई मिन, इस इधर बी कॉमन लिए ले रहे हैं। और इस a बाई बी का एक नाम दे दे रहे हैं आर, आर यानी रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड। यहां पे आर क्या है, a बाई बी, आर क्या है, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, r+1 डिवाइडेड बाई r-1 स्क्वायर, ठीक है। तो सवाल पे हो सकता है कि आपको रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड दे दिया जाए,
तो आई मैक्स और आई मिन का रेशियो आप यहीं से निकाल सकते हैं। R 0.5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है। R कैन बी एनी रैशनल नंबर।